everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, Government College, अजमेर। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बताने जा रही हूँ। कोशिका की झिल्ली के अक्रॉस किस तरह से परिवहन का कार्य होता है उसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट हमारे कई मैकेनिज्म्स के द्वारा होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इट इज डन बाय ऑस्मोसिस, जिसको हम परासरण भी कहते हैं। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, जो कि किसके द्वारा होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हमारा दो तरह का है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के या सक्रिय परिवहन के द्वारा भी होता है। तो इस तरह हमने देखा कि आयन और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कितनी तरह से हो रहा है, अक्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन। अक्रिय परिवहन दो तरह का है, सिंपल परिवहन और फैसिलिटेटेड परिवहन। और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो हमारी कोशिका के अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो परिवहन होता है वो कैसे होता है? इट इज बाय पिलोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग व्हेन द सेल इज टेकिंग इन लिक्विड पार्टिकल्स, और फैगोसाइटोसिस व्हेन द पार्टिकल्स आर टेकन इन और आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो ये वेरियस प्रोसेसेस हैं। अब हम इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी आज हम ऑस्मोसिस का प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे, पर सेल के अंदर जो कुछ भी ये परिवहन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सेल की मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो तीन तरह की सेल मेम्ब्रेन हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। अब मेम्ब्रेन इज सेड टू बी परमिएबल। झिल्ली पारगम्य कब होती है? झिल्ली पारगम्य जब होगी जब ऑल द सब्सटेंस कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जब सभी पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार हो जाते हैं तो उस झिल्ली की परमेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? पारगम्य। कुछ इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मतलब अपारगम्य झिल्ली। जब कोई भी पदार्थ कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर आ जा नहीं सकता तो ऐसी झिल्ली को हम इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। थर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली। ये इस झिल्ली के अंदर क्या होता है? सम मटेरियल कैन पास थ्रू इट बट नॉट ऑल मटेरियल कैन पास थ्रू इट। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली वी आर मोर कंसर्न विद द ऑस्मोसिस। हम ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के बारे में या परासरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऑस्मोसिस क्या होता है। आपको ये समझना जरूरी है कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस जो है इट इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या है ये? पानी के अणुओं का या जो सॉल्वेंट जिसके अंदर कोई सॉल्यूट घुला हुआ है, तो इट इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स और द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रेफर्ड टू एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? किसके अणुओं का या सॉल्वेंट के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके विपरीत हमारा दूसरा एक होता है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन या विसरण। अब विसरण और डिफ्यूजन में क्या फर्क है? देखिए, विसरण में क्या होता है कि वहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बैरियर नहीं होता, कोई अर्धपारगम्य झिल्ली या मेम्ब्रेन बैरियर नहीं होता। जैसे कि हम एक इत्र की बोतल एक कोने में खोलें और उसके अणु जो होते हैं सारे में फिर सेंट की परफ्यूम खुल जाती है, उसमें कोई मेम्ब्रेन बैरियर नहीं होता। जबकि ऑस्मोसिस के अंदर द मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोसिस को अगर हम देखें तो ऑस्मोसिस जो होता है वो दो तरह का होता है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। जैसा कि इसके नाम से विदित है, एंडो का मतलब गोइंग इन और एक्सो का मतलब कमिंग आउट। तो एंडोऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि जो पानी के जो अणु होते हैं ये क्या करते हैं? ये सराउंडिंग मीडिया से कोशिका में चले जाते हैं। सराउंडिंग मीडिया से कोशिका में
चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? ड्यू टू द हाइपोटोनिसिटी। हाइपोटोनिक, अब मैं आपको पहले इसको समझाने से पहले, मैं आपको ऑस्मोसिस को डिटेल में जाने से पहले मैं आपको 3 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बताती हूँ, जिससे हम ऑस्मोसिस आराम से समझ सकते हैं। हम 3 तरह के सॉल्यूशंस के अंदर इसको देखते हैं। एक सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरी तरह का सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहले देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब सिमिलर, इसका मतलब सिमिलर टाइप ऑफ कंसंट्रेशन इन एंड आउट ऑफ सेल। जब कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर सांद्रता दोनों तरफ बाहर है तो क्या होगा कि सेल जो होगी वो अनअफेक्टेड रहेगी, जैसी उसकी शेप है वैसी ही रहेगी। दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर लेस सॉल्ट्स कम होते हैं और पानी ज्यादा होता है। और हम ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ऑस्मोसिस में जहां पानी ज्यादा होगा वो तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन के अगर कोई अंदर सेल रखेंगे तो क्या होगा? सेल फूल जाएगा, जिसको स्वेलिंग कहेंगे। उसके बाद तीसरा सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और पानी बहुत कम होता है। अगर ऐसा होता है तो इस सेल को बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को रख देते हैं तो सेल के अंदर से पानी बाहर आने लग जाता है। अब देखिए मैं 2 प्रोसेस आपको समझा रही हूँ और परासरण के, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस के अंदर एंट्री ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम सराउंडिंग मीडिया इनटू द सेल। जो बाहर सराउंडिंग मीडिया, अगर किसी सेल को हमने पानी में रखा हुआ है तो अगर किसी सराउंडिंग मीडिया है तो क्या करेगा कि सेल के जो पानी जो है वो सराउंडिंग मीडिया से कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। ऐसे सॉल्यूशन को हमने क्या डिफाइन किया है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर सॉल्ट्स तो है कम और पानी है ज्यादा, तो ज्यादा पानी सेल के अंदर मूव कर जाएगा और सेल फूल जाएगा। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रुधिर की कोशिकाओं में समझने के लिए हम रुधिर कोशिकाओं का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि अगर आरबीसी सेल जो होती हैं उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम क्या कह रहे हैं? जहाँ की अंदर सेल के अंदर और सेल के बाहर सांद्रता बराबर है। हमारे जो शरीर के अंदर जो बॉडी प्लाज्मा और लिम्फ होता है, इट इज़ आइसोटोनिक टू आरबीसी। इसका मतलब है 0.9% सेलाइन हमारे अंदर होता है। इसलिए रुधिर की जो सेल है, जो आरबीसी है, उसका जो शेप होता है वो राउंड ही रहता है, वो अपरिवर्तित रहता है। जबकि अगर इन्हीं आरबीसी कोशिकाओं के अंग को हम NaCl सॉल्यूशन में डाल दें, 2% NaCl सॉल्यूशन के अंदर रख दें, तो क्या होता है कि NaCl सॉल्यूशन के अंदर क्या है? पानी तो कम है और सॉल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा कि कोशिकाओं के अंदर से जो पानी है वो निकल करके सराउंडिंग मीडिया में आ जाएगा और आरबीसी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी, श्रिंक कर जाएंगी। इस क्रिया को हम प्लाज्मोलिसिस या ड्रेनेशन कहते हैं। इसके बाद अगर हम इसके अपोजिट, अगर हम आरबीसी सेल्स को हम केवल सिंपल डिस्टिल्ड वाटर में रखते हैं जहाँ पे सॉल्ट हमने ऐड ही नहीं किया है, तो क्या होगा? पानी जो होगा वो अपनी अधिक सांद्रता से सेल के अंदर प्रवेश करने लग जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? कोशिका जो होगी वो फूल जाएगी। जब कोशिका जब फूल जाएगी तो इस कंडीशन को हम क्या करेंगे? एंडोऑस्मोसिस। ये आज के मेरे पूरे लेक्चर के बारे में था। थैंक यू।